वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज की हमारी ये है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की 9th क्लास। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, अपने क्वेश्चंस को करते रहते हैं। डेली के डेली देखो आपको 20 क्वेश्चन मिलते रहते हैं। आप चाहो तो कितना मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो इस वाले चैनल के थ्रू। तो एक बात और कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, कीजिए कीजिए। और करते नहीं हो यार। चलो ठीक है, अपने स्टार्ट करें क्लासेस को। तो देखो कि अपने टॉप 20 क्वेश्चंस डेली के हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन किसके, मार्केटिंग के, एंड 10 क्वेश्चन किसके, इकोनॉमिक्स के। बाकी अगर आप हम मतलब अभी तक आपने अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं और टेस्ट है 10 दिन बाद, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि हमारे चैनल पे फ्री कोर्स पढ़ा हुआ पूरा का पूरा। ठीक है, जिसमें हमने अपनी इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, CRM, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग चाहे तो वहाँ से पूरा पढ़ सकते हो। बाकी हम लोग इसी तरीके से अपनी ये तो प्रैक्टिस की तो हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, हमने ये मतलब एक इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा अच्छा और कहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भी था आपने। तो अगर हम देखें तो क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सर आपने ये पढ़ाया था, ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे प्रोड्यूस करें। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में कि मतलब कि हमारे पास चॉइसेस होती है ना, गुड्स की 1 2 3 4 5। तो हम कौन सा ऐसा करें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या करे कि बूस्ट करे, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चूज़ करेंगे हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है क्या हमारे पास में लेबर इंटेंसिव, और एक होता है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं। तो जैसे इंडिया जैसी गरीब कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव। क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि जहाँ पे मशीन्स का, क्योंकि हमारे पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम मशीन्स का यूज़ करने लगे तो हमारे जो लेबर्स हैं उनका क्या होगा, वो लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लेबर यूज़ करते हैं। हालांकि जो USA जैसी जो कंट्रीज है वहाँ पे क्या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ किया जाता है, तो इनके यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन हाई होता है और चीप रेट पे होता है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट और सस्ते रेट पे हमको बेच देते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए सब कुछ प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये हमारी 3 तरीके की सेंटर प्रॉब्लम्स है। अगर हम इसका देखें तो हमारा आंसर जो होता है वो आंसर नंबर डी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। देयर आर ओनली 3 बेसिक प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, वो क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, द PPC कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। द PPC कर्व शोज द। अब इनमें से PPC कर्व क्या चीज शो करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या PPC कर्व ये शो करता है? नहीं सर, आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था, हमने PPC कर्व कुछ इस तरीके से पढ़ा था। यहाँ पे हमारा गुड एक्स होता था और यहाँ पे हमारा कुछ गुड वाई होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तो कुछ भी बात होती नहीं थी। चलो इसको काटे। इनकम एंड सेविंग्स में से कहीं ना कहीं ये तो कहीं आपका फिलिप्स कर्व तो नहीं बता रहे। हाँ चलो हटाओ इसको भी। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। नहीं भैया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का कोई हमारा ऐसा ग्राफ हमने नहीं पढ़ा था अपनी इकोनॉमिक्स में, तो नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारा जो इसका बनता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब इसमें क्या होता है कि हम कौन सा अपना गुड्स को खरीदे कि हमारा जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो, मैक्सिमम लेवल का हो। PPC curve is a curve which shows various combinations of amounts of two goods which can be produced within the given resources and technology. क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से अंडर कवर नहीं होता है। ये क्या था हमारा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? बताओ मुझे आप। माइक्रो एंड मैक्रो की मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डेफिनेशन बता चुका हूँ। अब बार बार वही चीज़ को डेली रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये चीज़ आती है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल ये भी आता है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी आता है। थ्योरी ऑफ डिमांड ये हमारा किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल लेके चलती है। ठीक है, वहीं पे जो हमारी माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होती है ये कैसे इंडिविजुअल लेके चलती है। तो जब भी हमारे पास में कुछ भी थ्योरी ऑफ डिमांड वगैरह जब भी इंडिविजुअल आ जाता है तो ये हमारे किस में आता है, माइक्रो में आता है। जबकि अगर एग्रीगेट ऑफ डिमांड दिया होता तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स है। मैंने कहा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेट्स दैट ऑल एल्स इक्वल एज कंजप्शन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ डेक्लाइंस। ये आपसे लॉ पूछ रहा है कि द लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ होती है। यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमांड में कहीं नहीं आती, मार्जिनल सप्लाई में भी नहीं आती, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आती। अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारी आती है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग DMU नाम से पढ़े थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ाए थे मैंने आपको, तो आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द शिफ्ट और इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, इनमें से कौन सा हमारा मतलब इंक्रीज और डिक्रीज जो हमारी डिमांड होती है उसको अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स ये करता है भाई, डज नॉट अफेक्ट है। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स ये भी करता है। इंक्रीज इन ऑन प्राइस, ठीक है, इंक्रीज इन ओन प्राइस जब होता है हमारा तो कुछ इस तरीके का हमारा बनता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा प्राइस है और हमारा नया प्राइस लेवल यहाँ पे है। ठीक है, सॉरी, जब हमारा नया प्राइस लेवल आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन जाता है, मतलब कि ऐसा हमारा कुछ बनता है ना, कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा था वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, चलो अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्रीकल्चर वॉज द हाइएस्ट इन विच 5 ईयर प्लान। एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो किस वाले प्लान में हमारा सबसे ज़्यादा हाइएस्ट था। ये अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नहीं था, सेकंड 5 ईयर प्लान में मैंने आपको बताया इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा सबसे ज़्यादा हाइएस्ट था। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में नहीं था, इसका हमारा जो था ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में था। देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान अगर हम बात करें हमारा 1950 से हमारे क्या होते हैं प्लान से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ हमारा कब आता है, 20 साल बाद आता है। ठीक है, तो ये 1970s का टाइम आ जाता है। 1970s में हमारे कौन आती है, इंदिरा गांधी आ जाती हैं। ठीक है, इस टाइम पे उनका बोलबाला हो जाता है और फिर क्या होता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हमारा मूवमेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारी हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बढ़ जाता है तो आप देखो कि एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, अगर आपको पता हो प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन है, अगर नहीं पता, ये एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो छोड़ के ही आओगे, वरना चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं से, क्योंकि ये क्या थे, होम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, तो इनको अगर हम नहीं भी रखे, प्लानिंग कमीशन इंडिया में लेके ही कौन आया था, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पीएम भी थे तो यही लेके भी आए थे। तो इंदिरा गांधी बहुत बाद में आती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ही बन जाते हैं, तो हम इनको भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे इसका जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है, क्वेश्चन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नेगेटिव इन, हमारा जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर सेक्टर वो किस प्लान में मतलब हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट अगर प्लान की हम बात करें तो उसमें नहीं था, सेकंड में भी नहीं था। अगर हम बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान की, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जब हमने सेकंड ईयर प्लान में क्या किया, ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे हमारा महालनोबिस फॉर्मूला आया कि इसमें सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था, मतलब एग्रो जो सेक्टर था हमारा, इसकी तरफ क्या किया गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। हमारा ध्यान किसकी तरफ चला गया, इंडस्ट्रीज की तरफ चला गया। तो जो हमारा इंडस्ट्रीज की तरफ चला गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो प्रोडक्शन जो था उसका एग्रीकल्चर का वो लो हो गया और हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान से हमारा लो और नेगेटिव की तरफ चला गया। अब क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी मीन्स, हमारा इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल बोरोइंग, नहीं यार, बोरोइंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लार्जर एफडीआई, हाँ हाँ सर ये चीज़ हो सकती है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही बात। अगर हमारा अगर इसमें कोई और ऑप्शन नहीं होता तो हम लार्जर एफडीआई का रोल, ठीक है, इसको कह सकते थे, पर ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि अगर जब भी किसी चीज़ की डेफिनेशन या किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए उसका मीनिंग वगैरह, तो हम सब ब्रॉड डेफिनेशन देखो, तो ये देखो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है कि मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा कम लगाई जाए और इकोनॉमिक रिलेशंस को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए दूसरी कंट्रीज के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी। क्या होता है इसका, नॉट ओनली एक्सपोर्ट्स आर टेक प्लेस, नहीं, मनी सप्लाई नहीं, डिजिटल फाइनेंसिंग नहीं, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट। आज की अगर हम टाइप बात करें इंडियन वर्ल्ड की, तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। हालांकि अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी को प्रीफर करता है, बट वो भी मतलब ट्रेड करता है ये दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो आज हमारी मतलब कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो किस में चल रही हो, क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो अप कर रही हो। अब क्या आता है मार्केटिंग का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, इफ अ टेक्निक इन विच सेल्स पर्सन कॉन्टेक्ट्स इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट प्रीवियसली एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द ऑफर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखो आपको कई बार क्रेडिट कॉल का कॉल आया था होगा, क्रेडिट कार्ड बनवा लो सर, आपको ऑफर मिल रहा है। आप कहते हो क्या ऑफर मिल रहा है, भाई मेरा तो तुम्हारे बैंक में अकाउंट भी नहीं है, आप हमें कैसे कर रहे हो। तो क्या हम इसको क्या कहते हैं, क्या हम इसको स्पैम कॉलिंग कहते हैं, नहीं। क्या हम इसको अनइंटेंशनल कॉलिंग कहते हैं, नहीं। क्या हम इसको रिज्यूम कॉलिंग कहते हैं, नहीं। हमारा जो इसका करेक्ट जो आंसर होता है ये हमारा क्या होता है,
वो होता है हमारा कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का हमारा मतलब होता है कि हम लोग मतलब कि अपना किसी भी हम लोग डाटा कहीं से भी चुराया, ठीक है, और उस डाटा से क्या किया हमने सीधे 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 से लोगों के नंबर उठाए और उनको कॉल करना स्टार्ट कर दिया बस। और फिर हमको बहुत गुस्सा भी आती है इन सब कॉलों पे, ठीक है, हम इनको किसमें स्पैम में डाल देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मार्केटिंग एंड एम्स एट मार्केट मैक्सिमाइजेशन थ्रू। हमारा मार्केटिंग का जो सेलिंग का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इनोवेशन एंड मार्केटिंग रिसर्च नहीं, ये हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट अगर हम बात करेंगे मतलब कि हमारा मार्केटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह इनोवेशन करना। सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड, ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी। तो अगर हम देखें इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने की, तो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हमारे किससे होता है, सेलिंग से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व ऑन, स्टैटिक का क्वेश्चन है, जैसे हमें सिंपल सा कौन सा बता दूँ, इसका आंसर हमारा होता है 15 मार्च, ठीक है। इस दिन हम लोग क्या बनाते हैं, कंज्यूमर राइट्स डे बनाते हैं वर्ल्ड का। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाना कहीं आ जाए आपको उसमें, ठीक है। मार्केटिंग का पेपर हो ही रहा है तो भैया कंज्यूमर को पूछना जाहिर सी बात है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई न्यू कस्टमर नीड्स इज कॉल्ड एज, ठीक है। जब भी हम अपने मार्केट का एक्सपेंडिचर करें, कैसे, वो भी अपने न्यू कस्टमर की नीड्स के साथ में, मतलब जैसे हमारा मार्केट पहले यहाँ पे था, अब हम ये वाला भी एरिया डिवाइड, ये वाला भी एरिया ऐड कर लें, ये वाला भी एरिया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मार्केट इंप्रूवमेंट कहलाएगा नहीं, क्या हमारा मार्केट रेवोल्यूशन को लाएगा। मार्केट रेवोल्यूशन ये नहीं होता। मार्केट रेवोल्यूशन अगर हम बोले तो उसका मतलब होता है जब भी हम कोई भी एक नया तरीके का प्रोडक्ट ले आए, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में कभी नहीं आया, मार्केट जनरेशन ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, मार्केटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, ये तो गलत ही होगा सीधा सीधा। मार्केटिंग मेक्स द कंपनी टू गो इनटू लॉस ड्यू टू हायर एक्सपेंसेस, ये सही हो सकता है, पर हम आगे वाले भी देखते हैं। मार्केट शार्पन्स द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ये हमारा एकदम परफेक्ट टाइप का क्या लगता है हमें, आंसर इसमें लगता है। मार्केटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो इसको तो हटा ही दो, ठीक है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा, देखो हायर एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो होती है कंपनी की वो बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है इन सब चीज़ों से, तो इसके लिए हमारे ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा है, सही सी ही हो जाता है, सी, क्योंकि हमारा मार्केट जो होता है ना उसकी वजह से लोगों का दिमाग भी खुलता है, बढ़ता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एबीटी प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ वर्लपूल एंड एलजी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, नहीं जी। फर्स्ट पार्टी डिलीवरी, फर्स्ट पार्टी तो वही होता है अगर हमारा वर्लपूल और एलजी प्रोवाइड करवाते। डाइवर्सिफाइड मार्केट वही हमने ऊपर पढ़ लिया, तो इसका जो हमारा आंसर होता है तो हमारा थर्ड पार्टी डिलीवरी, कि मतलब देखो एबीटी का कोई मतलब रोल नहीं है अपना खुद का, वो कोई भी अपनी अपने प्रोडक्ट के लिए सर्विस नहीं दे रही, तो ये किसके लिए प्रोवाइड करवाती है, हमारी वर्लपूल एंड एलजी के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा थर्ड पार्टी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर रूरल मार्केटिंग, इनमें से हमारा रूरल मार्केटिंग अंडर में कौन सा आता है। तो सिंपल सा है, सेलिंग बाय रूरल बैंक्स, रूरल बैंक से सर कोई लेना देना नहीं, हटा दो। सेलिंग बाय रूरल बैंक्स, ये तो एक ही जैसे हो गए, ठीक है, तो इन दोनों को हटा ही दो। अरेंजिंग इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस, नहीं ये भी नहीं होगा, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस का अरेंजिंग करना क्या होगा भाई, सेलिंग टू रूरल कस्टमर्स, बिल्कुल सही बात। जब हम अपने रूरल कस्टमर्स को क्या करेंगे, सेल करने स्टार्ट कर देंगे, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारी रूरल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, सी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, bold news found that there is an excess stock in the light bulb, so that the firm increases the advertising budget by 50% and doubles its sales staff. Here the company is operating in, अब देखो जब हमारे पास में क्या है कि हमने जो ऐसा फाइंड किया कि हमारे जो स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। हम जो पीछे से प्रोडक्शन करते हैं अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है ना, कंपनी एडवर्टीजिंग का बजट बढ़ा देती है और इसके लिए अपने एडवर्टीजिंग के क्या करती है, सेल्स को भी हायर कर लेती है। तो ये किस तरीके की हमारी कंपनी किस फील्ड में ऑपरेट कर रही है, क्या वो मार्केटिंग कर रही है, नहीं, क्या वो सोशल इश्यूज पे काम कर रही है, नहीं, सेल्स पे नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन पे काम कर रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9,
Which of the following truly defines the problem that arises during the concept of implementation of the marketing? जब हम implement करते हैं किसको, marketing के concept को, तो हमारी कौन सारी प्रॉब्लम जो होती है वो अराइज होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नीचे स्टार्ट करते हैं। कस्टमर्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केटिंग कंसेप्ट इज। ये भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट में फिट द नीड्स ऑफ द टू मेनी सेगमेंट्स, ये कोई ऐसा कंसेप्ट मतलब इसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। डीलर्स डू नॉट सपोर्ट द मार्केटिंग कंसेप्ट, नहीं इसको तो हटा ही दो, क्योंकि डीलर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। बाय सेटिस्फाइंग वन सेगमेंट इन अ सोसाइटी अ फर्म कंट्रीब्यूट्स टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द अदर सेगमेंट। क्या सर ये ऑप्शन सही हो सकता है? ये सही हो सकता है, क्योंकि हम एक सेगमेंट से अपने क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, बल्कि हम अपने दूसरे सेटिस्फाई को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं इस वाले सेगमेंट को। तो अगर हमको इस वाले सेगमेंट पे आना है तो इस पर हमको दोबारा मतलब एफर्ट्स अपने लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आज का मार्केटिंग का, ये अगर सही कर दोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट विच मोस्ट स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, इनमें से हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है या फिर मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी वाली है। ठीक है, ध्यान दो और पढ़ो। चलो ए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंड्स जियोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ मार्केट्स टू सर्व लार्ज जियोग्राफिक एरियाज, नहीं जी। encompasses selecting and analyzing a target market and create the maintaining and appropriating marketing mix, ये हो सकता है। ठीक है, इसको साइड पर रखो, एक को तो हमने कट कर ही दिया था। इट इज कंसर्न विद द की डिसीजन रिक्वायर्ड टू रीच एन ऑब्जेक्टिव, इसको भी हटा दो। इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसको भी हटा दो। तो इसका अगर हम देखें मोस्ट डाइवर्सिव अच्छी डेफिनेशन आंसर है तो हमारी बी हो जाती है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, पढ़ लिया, 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में पूछ लो। बाकी हम लोग इसी तरीके से अपनी नई नई वीडियोस को और लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलो अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उससे पहले एक और बात सुनो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को, जो भी कोई आपका दोस्त तैयारी वगैरह करो उसको शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोग के लिए किस तरीके से फ्री में बैच दे रहा है और आप लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाता जा रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।